हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या शर्मा है। आज हम जो MBPSC 2019 मेंस का थर्ड पेपर है उसका जो सेक्शन ए है जो कि साइंस टेक पे बेस्ड है, उसका जो टॉपिक है 1.1 उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था और उनके इंटर कन्वर्जन के जो स्पेसिफिक नाम है उनके बारे में पढ़ा था। आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली मैटर को किस फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है आइए देखते हैं। सो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड और मिक्सचर में भी दो टाइप के आते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। ओके, सो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, और कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आइए इनके इंडिविजुअल डिटेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट पे। सो व्हाट इज अ एलिमेंट? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जो मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म है उसको एलिमेंट बोलते हैं, जिसको कि हम फिजिकली या केमिकली फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उससे छोटे पार्ट्स में। सो व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which is made up of atoms or molecules। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है, या पॉली एटॉमिक भी हो सकता है, बहुत सारे एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, जिसको कि आप फिजिकली या केमिकली फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू छोटे पीसेस। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की। ओके, अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड यूज नहीं किया। इलेक्ट्रोकेमिकली आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, तो एलिमेंट क्या हुआ, जैसे हीलियम आर्गन हुआ, ये है ना, ये एलिमेंट का फॉर्म हुआ जो कि मोनो एटॉमिकली एग्जिस्ट करता है। बट वहीं ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये डायटोमिकली या पॉलीएटॉमिकली एग्जिस्ट करते हैं कई, है ना। सो ये हमने पढ़ा एलिमेंट के बारे में। ठीक है, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स विच आर फाउंड। 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या क्या है? मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटेलॉइड्स हैं। मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटेलॉइड्स आते हैं। सो व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर मेटेलॉइड्स? ये बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इसको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में डिवाइड किया गया है। मेटल्स क्या होते हैं? इनकी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दे आर लश्चरस, दे आर सोनोरस। लश्चरस मतलब उनमें शाइन होती है, सोनोरस मतलब उनको बीट करने पे साउंड प्रोड्यूस होता है। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स एंड डक्टाइल मीन दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, सो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेटल्स के। नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स नहीं होते। मेटेलॉइड्स किनको कहते हैं? मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स मेटल जैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स नॉन मेटल जैसे होते हैं, इसलिए इनको सिग्निफिकेंटली ना इनमें डिवाइड किया जा सकता है ना इनमें डिवाइड किया जा सकता है, उनको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। So out of these 118, there are 95 metals and there are 22 non-metals. 95 metals है, 22 non-metals है, rest are metalloids. अब ये जो 22 non-metals है ये कैसे divided है? Out of these 10 are solids. 10 non-metals are solid. One non-metal is liquid and rest 11 are gases. Okay? So ये जो नॉन मेटल्स हैं इसमें से 10 आर सॉलिड्स, 1 इज लिक्विड एंड 11 नॉन मेटल्स आर गैसेस। सॉलिड्स के एग्जांपल सल्फर, आयोडीन, है ना, ये सॉलिड नॉन मेटल्स है। लिक्विड नॉन मेटल, देयर इज ओनली वन नॉन लिक्विड नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन। ये प्री के फैक्ट के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लिक्विड नॉन मेटल? इट इज ब्रोमीन, है ना। गैसेस तो हमको पता ही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारे नॉन मेटल्स जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो हमने पढ़ा एलिमेंट, और एलिमेंट के तीन कंपोनेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। सो व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एनी स्मॉलर फॉर्म बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। ओके, एंड वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है। नाउ द सेकंड पार्ट जो प्योर एलिमेंट का, प्योर सब्सटेंस का होता है, इट इज कंपाउंड। सो व्हाट इज अ कंपाउंड? Compound is formed when two or more elements chemically react in a fixed proportion with each other to form a compound। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में, जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें तो NH3 ये फिक्स
प्रोपोर्शन रहेगा, वाटर ये फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, है ना। सो जब दो और मोर एलिमेंट्स एक दूसरे से एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसको आप केमिकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में, जो कि आप एलिमेंट को नहीं कर सकते, बट इसको आप केमिकली ब्रेक डाउन, केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकली आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। ओके, नाउ जो कंपाउंड्स हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की अधिकता होती है, मतलब जिसमें मेजर एलिमेंट कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें मेजर एलिमेंट कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 या मीथेन, these are the examples of carbon organic compounds because the central element is carbon in this. Now come on, KNO3, potassium permanganate, sodium chloride, these are the examples of inorganic compounds. Okay, अब हम आते हैं मिक्सचर्स पे। व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो जब फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं एक दूसरे से तो इट फॉर्म्स अ फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे से तो वो कंपाउंड फॉर्म करता है। बट जब बिना किसी फिक्स प्रोपोर्शन के, बिना किसी केमिकल रिएक्शन से वो एक दूसरे से सिर्फ फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस, होमो एज द वर्ड सजेस्ट, जिनमें यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है, और हीट्रोजीनस, जिनकी की कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म नहीं होती। हीट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, होमो का मतलब ही होता है सेम। तो होमोजीनस मतलब जिनमें कंसिस्टेंसी सेम होती है, हीट्रोजीनस मतलब जिनकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है ना। सो नाउ वी कम टू होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अगर आप नमक को पानी में घोलेंगे तो यूनिफॉर्म सैलिनिटी होगी पूरे गिलास की, मतलब एक चम्मच पानी भी उतना ही खारा टेस्ट करेगा जितना कि पूरा ग्लास, है ना। हीट्रोजीनस में आ गया, आपने अगर आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, ठीक है, आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, या जो हमारी सारी ओर्स होती हैं, ओर्स आर हीट्रोजीनस मिक्सचर्स, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी तय नहीं होती। एक जगह से ओर को खोदेंगे तो उसमें हो सकता है कॉपर या आयरन का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो, दूसरी जगह से डिफरेंट हो। इसके और एग्जांपल्स हैं टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, है ना। हीट्रोजीनस मिक्सचर के और सारे एग्जांपल्स हैं, आपने सैंड ले लिया, सैंड इज एग्जांपल ऑफ हीट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, सो कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर क्या होता है, कंपाउंड में वो केमिकली फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं, मिक्सचर में फिजिकली मतलब बाय डिफ्यूजन मिक्स होते हैं, देयर इज नो फिक्स प्रोपोर्शन। ओके, अब ये जो मिक्सचर है इनके सेपरेशन के टिपिकल टेक्निक्स होती हैं और हर एक टेक्निक को मैं इंडिपेंडेंटली आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ। पहला जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या टेक्निक कहती है, कुछ नहीं, आपने क्या किया, आपने इसमें दो चीजें, टेक्निक समझने के पहले दो चीज समझना इंपॉर्टेंट है, एक जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट और एक जिसको कहते हैं सल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो वर्ड्स हमको समझना इंपॉर्टेंट है। सल्यूट वो है जिसको मिक्स किया जाता है, जिसको मिक्स किया जाता है, सॉल्वेंट वो है जिसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है, जिसमें मिक्स किया जाता है और जिसको मिक्स किया जाता है। जैसे आपने शक्कर को पानी में मिलाया तो पानी इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सोल्यूट। ये बात आपको समझ में आई? तो इवेपोरेशन टेक्निक में क्या करते हैं हम, जो सॉल्वेंट सोल्यूट का मिक्सचर है उसको आप बॉईल होने के लिए रख देते हैं, और उस मिक्सचर का अगर एक कंपोनेंट है जो कि बॉईल करके इवेपोरेट होता है, जैसे वेपरस फॉर्म में आ जाता है, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, है ना। ये जैसे क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल है ना, जब आप इसको बॉईल करेंगे तो क्लोव ऑयल बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, ये ड्रॉपलेट फॉर्म में ऊपर आता है, आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ये इवेपोरेशन टेक्निक हुई। नाउ सेकंड टेक्निक जिसकी हम बात करते हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने वर्क पढ़ा है फिजिक्स में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द आउटवर्ड फोर्स, मतलब जब आप किसी चीज को गोल गोल घुमाते हो तो जो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो जब आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली गोल गोल घुमाते हो तो उसके जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है दे टेंड टू सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। वेट के बेसिस पे कैसे सेपरेट होते हैं, जो ज्यादा वजन है जिन कंपोनेंट्स का वो नीचे की तरफ बैठते हैं, और जिनका वजन धीरे धीरे कम होता जाता है वो ऊपर की तरफ आते जाते हैं, है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नथिंग, प्लाज्मा इज द फ्लूइड जिसमें कि सेल्स सब सारे अपने सस्पेंडेड होते हैं।
सो क्या क्या सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में? आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और जो फ्लूइड्स में वो सस्पेंडेड रहते हैं उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जो प्लाज्मा का सेपरेशन का काम है उस ब्लड में से, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स में से प्लाज्मा का सेपरेशन है, वो इस सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही किया जाता है। ये इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है, जो हम कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी देते हैं ना, उस प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूगेशन से ही सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में ह्यूमन ब्लड को डालते हैं, तो जो हेवी सेल्स हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो प्लाज्मा है वो फिल्टर हो किया जाता है। बिकॉज प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं पेशेंट को हील करने में, है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो दही बिलोने का काम करते हैं, जो मक्खन निकालते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन, बिकॉज मक्खन इज लाइटर एज कम्पेयर टू द फ्लूइड जो नीचे है, तो इसलिए मक्खन सेपरेट होकर ऊपर रहता है। वो सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं। ओके, नाउ अब हम करते हैं थर्ड जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बाय यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो दो ऐसा एक मिक्सचर हो जो कि वाटर में या किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो, तो हम एक फनल में से उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। पानी नीचे ड्रेन हो जाता है, चलनी में ऊपर जमा हो जाती है। जैसे मिट्टी को आपको सेपरेट करना है पानी में से, तो आप इसमें डाल दीजिए, चलनी के ऊपर मिट्टी जमा हो जाएगी और पानी नीचे बह जाएगा। ये यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट मेथड है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन उनके लिए उन सॉलिड्स के लिए यूज होता है जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कैम्फर, कपूर को जब आप जलाते हैं तो कपूर डायरेक्टली गैस फॉर्म कर लेता है लिक्विड स्टेट में, बहुत कम देर के लिए एक्चुअली वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो मायने नहीं रखता, है ना। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस हम इन जैसी चीजों के लिए यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इनमें हम पूरे मिक्सचर को बर्न करते हैं। जब हम मिक्सचर को बर्न करते हैं तो जो वेपरस फॉर्म में एलिमेंट है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम एक शीट पे डिपॉजिट कर लेते हैं और वहां से उसको हम रिकवर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो सेपरेशन का तरीका है उसको हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। अगेन क्रोमैटोग्राफी इज वेरी वास्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अभी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। क्रोमैटोग्राफी पे मैं एक डिफरेंट लेक्चर लूंगी जो इसके आगे आएगा। ओके, सो व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? एज द नेम सजेस्ट, क्रोमा मतलब कलर के इंग्रेडिएंट के बेसिस पे जो डिफरेंट मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। इसमें टेक्निक क्या यूज होती है? टेक्निक यूज होती है एड्सॉर्प्शन। दिस इज नॉट एब्सॉर्प्शन, दिस इज एड्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, अंदर सोख लेने को एब्सॉर्प्शन कहते हैं, और जब किसी सतह पर ये मॉलिक्यूल्स चिपक के रह जाते हैं, इस फिनोमेनन को एड्सॉर्प्शन कहा जाता है ना। सो हम एड्सॉर्प्शन का फिनोमेनन यूज करते हैं मिक्सचर में से। सारे जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका अलग अलग एड्सॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी चीज के ऊपर, है ना। तो हम इस फिनोमेनन को यूज करते हैं उस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल यूज है। हम जब हमारी शुगर बनती है ना, शक्कर जब बनती है गन्ने के रस से, तो उसमें हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए चारकोल यूज करते हैं। चारकोल को उसमें डाल दिया जाता है तो इम्प्योरिटीज सारी एब्जॉर्ब हो जाती है उस चारकोल पे, है ना। सो ये एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट हम वहां पे यूज करते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है क्रोमैटोग्राफी में। नेक्स्ट लेक्चर मेरा इंडिपेंडेंट क्रोमैटोग्राफी पे होगा, उसमें उसकी टेक्निक और उसके टाइप्स में आपको डिस्क्राइब करूंगी। देन नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज, इसमें आप क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, जैसे आपने सी वाटर लिया, है ना। हमने सबने सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में सुना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जब आप किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाते जाते हैं तो एक स्टेट ऐसी आ जाती है, उसके बाद उसमें और सोल्यूट को नहीं मिलाया जा सकता, उसमें उसका सैचुरेशन आ जाता है मिलने का, है ना। ये बेसिकली थोड़ा बहुत उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। सपोज आपने सी वाटर लिया, सी वाटर में सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, आपने इसको हीट करना शुरू किया तो सॉल्ट तो इवेपोरेट होगा नहीं, पानी इवेपोरेट होता जाएगा। एक टाइम पे ये सॉल्ट उसमें सैचुरेशन के लेवल पे आ जाएगा, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा, वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेगा और इस क्रिस्टल्स को आप इसमें से रिट्रीव कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट टेक्निक जो यूज होती है उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। सो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज अगेन बेस्ड ऑन बॉइलिंग। आप पूरे मिक्सचर के लिक्विड को बॉईल करते हो, और जब आप बॉईल करना शुरू करते हो तो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उस मिक्सचर का, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऐसे हर एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो सपोज आपने एक फ्लास्क लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, और इसमें आपने एक मिक्सचर को बॉईल करना शुरू किया, है ना। तो अब अगर सपोज ये वाटर एसीटोन मिक्सचर है ना,
अच्छा, डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन सिर्फ उसमें यूज होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर काफी ज्यादा होता है। जैसे दिस इज द एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर। जब आप इसको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तो एसीटोन की फ्यूम्स बहुत पहले ही आने लगेंगे, बिकॉज एसीटोन बॉइल्स फास्टर देन वाटर। तो एसीटोन पहले आने लगेगा, आपने एसीटोन को ऐसे करके कलेक्ट कर लिया एक बीकर में, ठीक है। जब एसीटोन पूरा निकल गया, फिर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा टेम्परेचर, तो वाटर बॉईल होने लगेगा, आपने एसीटोन का बीकर हटा लिया, दूसरे बीकर में वाटर को इकट्ठा कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। अब ये तो जब है जब दो एलिमेंट्स का, दो कंपोनेंट्स का सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तब आप डिस्टिलेशन नॉर्मल वाला यूज करते हो। बट अगर 25K से कम का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में दो लिक्विड्स के, तो आप नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं यूज करते हो, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हो। आप उस केस में क्या करते हो, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हो। इट इज सेम एज डिस्टिलेशन, बट क्या होता है कि एक बीच में सेपरेटर यूज होता है, बस। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इतना अंतर होता है कि जो आप हीट करते हो तो उसमें आप फ्रैक्शंस में लेते हो, सो दैट अगर दोनों के बीच में डिफरेंस कम भी है तो आप में सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज इजियर। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप कैसे यूज करोगे, मीथेनॉल और एसीटोन जैसे कंपोनेंट्स है जिनका कि एक दूसरे के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25K से कम का होता है, ठीक है, जैसे मीथेनॉल और एसीटोन। अब हम आते हैं ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखिए फिजिक्स में सबने कंसेप्ट पढ़ा होता है PV इज इक्वल टू nRT, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इनवर्स रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर को। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर देंगे किसी चीज का, तो उसका जो टेम्परेचर है उस जगह का वो बढ़ जाएगा, है ना। सॉरी, प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ये किन चीजों में यूज होता है, जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल की प्रॉब्लम क्या है कि ग्लिसरॉल अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने के पहले ही ब्रेक हो जाता है। ग्लिसरॉल बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है ना, ग्लिसरॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट आने के पहले ही ब्रेक हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। जब हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं तो ग्लिसरॉल जो है वो डिसोसिएट हुए बिना ही इवेपोरेट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कम टेम्परेचर पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को हम रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर डिस्टिलेशन करेंगे, तो इसको कहते हैं हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब आता है स्टीम डिस्टिलेशन। हम व्हाट इज स्टीम डिस्टिलेशन? स्टीम डिस्टिलेशन हम उन चीजों में, देखो कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं बट स्टीम में सॉल्युबल होते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कैम्फर हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, है ना। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन स्टीम में सॉल्युबल होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया जिसमें कि सोल्यूशन था और आपने इसके थ्रू स्टीम पास कर दी और स्टीम के वेपर्स निकल रहे हैं दूसरी साइड से, ठीक है। अब इसमें मान लो कैम्फर था, तो वो कैम्फर स्टीम के साथ मिक्स हो गया, यहाँ निकल गया। कैम्फर अलग लेवल पे जमेगा और स्टीम अलग लेवल पे। तो आपने 2 ग्लासेस लिए, एक जगह कैम्फर को इकट्ठा कर लिया और एक जगह उसके वाटर, मतलब जो स्टीम जो कंडेंस हुई उसको इकट्ठा कर लिया। सो दिस इज डिस्टिलेशन विद स्टीम, ठीक है। सो ये आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा, जिसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आता है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आते हैं। देयर आर 95 मेटल्स, 20 नॉन मेटल्स, ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन, एंड there are 10 solid non-metals and 11 gaseous non-metals. Then we have read about metalloids. Then we have read about the compounds. There are 2 types of compounds. Organic compounds जिसमें कि कार्बन मेजर एलिमेंट होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन मेजर एलिमेंट नहीं होता। फिर हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है, हेटेरोजीनस वो होते हैं जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है। देन वी हैव रेड अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें इवेपोरेशन, सेंट्रिफिकेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड होगा, जिसमें मैं इंडिपेंडेंटली आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।